ये ऑर्डर है, ज़ाहिर है अभी तो फैसला अपीलों पर होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि बड़ा मायूस कुन ऑर्डर है, बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है। देखिए, ये अटॉर्नी जनरल साहब खुद लिख के दे चुके हैं, अपना बयान लिख के दे चुके हैं, अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि हम ट्रायल नहीं स्टार्ट करेंगे अंटिल एंड अनलेस द मैटर इज़ फाइनली डिसाइडेड। वो जो ओरिजिनल केस था जी, ओरिजिनल जिसमें केस में ओरिजिनल उन्होंने केस कहा में, था। तो वही प्रिंसिपल यहाँ लागू होगा कि आज अपील एक तो जजमेंट अब आ चुकी है ना, फाइनल ऑर्डर आ चुका है और उस फाइनल ऑर्डर के खिलाफ ये अपील थी। तो इसमें किसी की सज़ा देना ना देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है और किसी को रिलीफ देना या ना देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें तो ये था कि जो ओरिजिनल ट्रायल है वो ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है। वो लॉ ही अल्ट्रा वाइरेस डिक्लेयर हो चुका है। अगर आप ट्रायल शुरू कर देते हैं, आप ट्रायल का वो सारा प्रिंसिपल वो सारा वायलेट करके सब कुछ कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो जो क्लाइंट्स हैं या जो बेचारे प्रिजनर्स हैं, वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनका तो राइट ऑफ फेयर ट्रायल का डिफेंस तो स्ट्रक डाउन हो गया। और आर्टिकल 10 आपने है। आर्टिकल 10 ए की वायलेशन होगी, किसी के खिलाफ आपने 164 की स्टेटमेंट ले लेंगे, किसी की स्टेटमेंट आकर के रिकॉर्ड करा लेंगे, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से कन्फेशन करा लेंगे। वही तो बेसिक प्रिंसिपल है, जो उन्होंने उसको आगे चला दिया और फिर साथ ये कहा कि फाइनल जजमेंट पास नहीं करेंगे। हुँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक तो हमारा एतराज़ ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच ही मुनासिब नहीं है। आपने सीनियर मोस्ट 4 जजेस छोड़ दिए। काज़ी फ़ाइज़ा साहब, खुद उनको बैठना चाहिए था। हुँ। इसमें जस्टिस जमाल मंदोहेल साहब को बैठना चाहिए था, जस्टिस अतर मिनल्ला अतुल साहब मिनल्ला को साहब। होना चाहिए था, जस्टिस शाहिद वहीद को होना चाहिए था। ये जूनियर मोस्ट लोगों को बीच में शामिल करके और 6 मेंबर बेंच उसमें बना दिया। हालाँकि बाकी तमाम जजेस का ये 10 रुकनी बेंच होना चाहिए था, क्योंकि 5 रुकनी ने फैसला कर दिया, बाकी 10 रुकनी होता। और इसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब खुद अपने पैराग्राफ नंबर 3 में ये लिख के कह चुके हैं बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो जब सेपरेट हुए थे, अपने आप को बेंच से अलग किया था, उन्होंने कहा था कि ये 184(3) की प्रोसीडिंग्स बनती नहीं है। जब एक जज ओरिजिनल केस में अपनी ओपिनियन दे चुका हो, तो मुनासिब ये होता है कि वो एपेलेट कोर्ट में एज़ ए एपेलेट जज वो उसमें ना बैठे। तो इसलिए ये 9 मेंबर बेंच होना चाहिए था या 10 रुकनी बेंच होना चाहिए था, ताकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसका इम्पैक्ट है सिविलियंस के ऊपर, इसमें बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इशू इन्वॉल्व है। इसमें इनको सुनना चाहिए था, बैठना चाहिए था और इसके ऊपर प्रॉपर्ली आर्गुमेंट्स होने के बाद फिर फ़ैसला आना चाहिए था। बहरहाल आज जो फ़ैसला आया है, एक लिहाज से लोगों को एक मायूसी की सी कैफ़ियत में गए हैं। लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और उसको इतना लाइटली जजमेंट को सस्पेंड करना, मेरा ख़्याल है वो मुनासिब नहीं था। अच्छा, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो 5 रुकनी बेंच जिसका ये फ़ैसला था, अवलीन फ़ैसला, उसके सरबराह जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने बाकायदा एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी, जो कमेटी थी जिसने कि ये बेंच की कंपोज़िशन डिसाइड करनी थी, उसने कहा था कि जी 7 रुकनी वहाँ इत्तफ़ाक हुआ था कि 7 रुकनी बेंच बनेगा, इसके बावजूद 6 रुकनी बेंच बनाया गया। तो ये ख़ुद उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि उस कमेटी के 3 रुकनी कमेटी के मेंबर भी हैं। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर उन्होंने ये कोई फ़ैसला हुआ था कि एक तो सीनियरिटी के हिसाब से 7 रुकनी बेंच होगा, जी, सीनियरिटी वाली बात भी थी। सीनियरिटी वाली बात पे और अगर कोई जज उसमें से माज़रत कर ले तो वो बात अलग है। लेकिन अगर वो नहीं माज़रत करता तो मीनिंग देयर बाय सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक अगर ये तय हो चुका था और उसके बावजूद उसकी वायलेशन में ये बेंच बना है, तो मेरा ख़्याल है ये मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठेगा और आज नहीं तो कल ये एक डिस्प्यूटेड फ़ैसला तस्वर होगा और इसका नुकसान हमारे रूल ऑफ़ लॉ को भी होगा, हमारे जस्टिस सिस्टम को भी होगा, हमारे आइन की बालादस्ती का जो हम प्रिंसिपल इन्फोर्स कराना चाहते हैं, उसको भी होगा। शाहीन साहब, नॉर्मली इन केसेस में ऐसा होता ये है कि इस किस्म के केसेस में कि हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दिया जाता है और फिर उस बुनियाद पर वो केसेस चलते रहते हैं, अपीलों की फिक्सेशन ही नहीं होती और फिर ये होता है, तो ज़ाहिर है इसका अल्टीमेट जो है वो नुकसान जो है वो उन्हीं को होगा जिनका ये केस है, जो पकड़े हुए हैं इस वक्त। देखें, लोगों के बुनियादी हुकूक का मामला इन्वॉल्व है। लोगों को उठाया हुआ है, लोग जेलों में बंद हैं, लोगों के एक फ्यूचर का एक इशू इन्वॉल्व है। उसको जितना जल्दी हो पहले तो डिसाइड होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस बेंच के ऊपर अगर वक़्त से पहले ही एतराज़ उठ जाए, तो फिर वो जजमेंट जो है, वो मुतनाज़ा हो जाया करती है। हमने माज़ी में करीब में भी देखा, आपने देखा कई केसेज़ में ऐसे हुआ। तो इसलिए मेरा ख़्याल है सबसे पहले बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए और उसके बाद फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंटें आर्गुमेंट सुनने चाहिए और मेरिट पे फ़ैसला आना चाहिए। लेकिन जो असल इसमें स्टेक होल्डर है, वो एक आम आदमी है, जो इस वक़्त जेलों में पड़ा हुआ है, 104, 105 जो भी अफ़राद हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ एट स्टेक हैं, एट रिस्क हैं, उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें
सिंपैथेटिक कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट को भी और रियासत को करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच शाहीन साहब। शाहीन साहब को आपने सुना, मामला ये था कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ इन्वॉल्व हैं, उसमें उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस किस्म के मुकदमात में उनकी जो हसासियत है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, और अमूमन इस किस्म के जो केसेस होते हैं वो लार्जर बेंच ही सुना करते हैं। रवायत सुप्रीम कोर्ट की यही है। तो इस हवाले से बहरहाल अब तो ये केस चल पड़ा है, स्टे ऑर्डर भी जारी हो गया है। अब देखना यह है कि इन अपीलों की हतमी समाअत कब मुकम्मल होती है और हतमी फ़ैसला क्या आता है। थैंक यू।